जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 5। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे थे? हमने कल चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 इंटरनल जो आपका एनालिसिस है, उसमें हमने क्या सीखना है अभी पता लगा लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या होती है, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होती है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है। हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे। फिर हमने देखा थ्रेशहोल्ड वाला कौन सा होता है, यूनिक कौन सा वाला रिसोर्स होता है, कॉम्पिटेंसी में थ्रेशहोल्ड वाली कौन सी होती है, कोर कॉम्पिटेंसी कौन सी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी को हम कैसे सस्टेन रख सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो हम अपने आप को डायनामिक रखें, टाइम के साथ साथ अपडेट होते हैं। दूसरा ये कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कस्टमर नीड्स क्या होती हैं और एंटिटी को उस नीड्स के हिसाब से अपने आप को मार्केट करनी चाहिए। ये ना हो कि कस्टमर को कैफी क्लास चाहिए और एंटिटी कह रही हो कि भाई हम सी फैप में या पीआरसी में बहुत आउट क्लास है। फिर हमने देखा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और उसके साथ ही मैंने आपको थोड़ी सी रीडिंग के साथ थोड़ा सा होमवर्क दे दिया। एक नज़र होमवर्क भी गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में लेट्स हैव अ लुक। कंट्रोल एफ, सेल्फ टेस्ट। जी, ये आपके पास आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 और 3, 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, डिफाइन आर कोर कॉम्पिटेंस एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट क्रिएट अ कोर कॉम्पिटेंस। हाँ जी, कोई दिमाग वाली बात नहीं है, सीधा छापा है। क्या हमने पढ़ा था? कोर कॉम्पिटेंसी, वो कॉम्पिटेंसी जिसकी वजह से कोई एंटिटी, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई बंदा अपने तमाम कंपेटिटर से बहुत आगे निकल जाता है। अच्छा, कैसे कैसे कोर कॉम्पिटेंसी होती है? उस चीज में उसकी बंदे की इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हो कि दूसरों से कॉपी नहीं कर पा रहे। जो कस्टमर्स हैं वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी से बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए वो दूसरे कंपेटिटर्स की तरफ नहीं जाते। कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से वो बंदा बहुत अच्छी कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा मार्कअप मार्जिन नहीं कमा रहा है इसकी वजह से, और ज़्यादा उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ड्यू टू मल्टीपल रीजन हम ये कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर सकते हैं। देन फॉर any two major successful companies, identify what you consider to be their core competence or core competencies। लो जी, इंतहाई जनरल सवाल, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताएं। दो मेजर सक्सेसफुल कंपनीज और उनकी क्या कोर कॉम्पिटेंस है? सवाल ने कहा कोई सी दो बता दो। तो दुनिया जहान में इतनी सारी कंपनियां, पाकिस्तान में है, इंटरनेशनल है। अब थोड़ी देर मैं चुप हूं, आप लोग सोच के बताएंगे। सक्सेसफुल कंपनीज होनी चाहिए और उनकी अच्छी सी कोई कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। या चलें, आप लोग पहले दो बताएं, फिर मैं भी एक दो बता दूंगा। आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट, क्या है माइक्रोसॉफ्ट की कोर कॉम्पिटेंसी? माइक्रोसॉफ्ट वाले लैपटॉप बहुत अच्छे बनाते हैं, कैमरे बहुत अच्छे बनाते हैं, या मिनरल वाटर बहुत अच्छा बनाते हैं? आपने कहा विंडोज। अब विंडोज प्रोडक्ट का नाम है, आप कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वाले इतना खूबसूरत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है विंडोज, जो कि दुनिया के 90% लैपटॉप्स में या 90 से भी ज्यादा लैपटॉप्स में विंडोज चलती है। बल्कि ज्यादातर आवाम को तो पता भी नहीं कि विंडोज के अलावा भी दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं मोबाइल के ऊपर। खैर 90 मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया। काफी हद तक आईओएस का भी बीच में मार्केट शेयर है। लेकिन उसके अलावा आईओएस और विंडोज के अलावा बाकी सारी चीजें, लिनक्स यूनिक्स वगैरह तो बिल्कुल ही अननोन है। अच्छा, एक कंपनी आपने बता दी, कोई और माइंड में आ रही है तो बताए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। तब तक चले मैं बता देता हूँ। हम अक्सर क्लास में उस कंपनी का नाम लेते हैं केएफसी। केएफसी की मेजर कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? आप उन उसकी हर शहर में ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाएं, आपको तकरीबन सेम डील, सेम फ्लेवर, और जल्दी से आप जाके बैठेंगे, आपका कुछ ही सेकंड में आपका जिंगर या जो भी आपने चिकन ऑर्डर किया है आपके पास आ जाएगा। तो ये भी कोर कॉम्पिटेंसी है। अच्छी प्राइस पे अच्छा चिकन अच्छी स्पीड के साथ आपको मिल रहा है, तो दैट इज अ कोर कॉम्पिटेंसी। या मल्टीपल कोर कॉम्पिटेंसीज, इस तरह की मल्टीपल और कर सकते हैं आप। सीएम एडीजी की बात करेंगे, बड़े अच्छे नेक लोग हैं, आप जैसे ही मैसेज करते हैं फौरन से आपको जो है वो एडमिन साहब रिप्लाई करते हैं, टीचर्स आपको ग्रुप में रिप्लाई कर देते होते हैं, क्लासेस वगैरह टाइम पे होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर पेपर में सीएम एडीजी का लिख दीजिएगा, ये ना एग्जामिनर अंकल कहें कि वो कौन है। जे ब्रांड, हाँ जी। सिर्फ नाम नहीं बताना, साथ ये भी बताना है कि उन्होंने, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, वो ऐसा क्या करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता।
आप तब तक वो टाइप करें, मैं तब तक अगली बात करता हूँ। पार्ट सी में सवाल आपसे क्या चाहता था? पार्ट सी में सवाल कह रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर प्रोडक्ट मार्केट बिजनेस स्ट्रेटेजी। कोर कॉम्पिटेंसी का मार्केटिंग से क्या ताल्लुक होनी चाहिए? तो आपको अपनी मार्केटिंग में कोर कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको एडवर्टाइज करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे कि केएफसी किस वजह से मशहूर है। तो आप एडवर्टाइज भी करें कि आएं और क्विक सर्विस पाएं, आएं और सिर्फ 15 मिनट में आपका बर्गर रेडी, आएं और आपको इतनी सबसे सबसे कम प्राइस पे आपको ब्रोस्ट मिलेगा। तो इस चीज को आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को हाईलाइट करके बताना इज मतलब जिस तरह आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। कमेंट्स में क्या चल रहा है? आप लोगों ने कहा क्लोथ्स की क्वालिटी बाकी कंपेटिटर से बेहतर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है। कंपेटिटिव एडवांटेज, हाँ वीवो क्या होता है? अपने अपने कंपेटिटर्स से आगे निकल जाना। पार्ट ए, इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस। मुसलसल वो लोग परेशानी में है, किस हवाले से? टू अचीव इकोनॉमीज इन देयर प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। The pressures for cost reduction emanate from the management as well as competitors and customers। मैनेजमेंट भी पीछे पड़ी रहती है कि तुम लोग अपनी इकोनॉमीज बेहतर करो, और कंपेटर्स और कस्टमर्स वगैरह की तरफ से भी आता है कि आपकी चीज़ें बड़ी महंगी हैं, उन्हें स्लो किया जाए, उनकी प्राइसेस को लो किया जाए। Required, identify 8 operational and strategic areas which must be scanned continuously by industry leader to achieve cost economies and maintain its competitive advantage। लो जी, अब सवाल ने बोल दिया मुंह से कि 8 फैक्टर्स हैं ये, तो फिर 8 ही लिखने पड़ेंगे। हाँ जी, चाहिए क्या? ऐसे क्या फैक्टर्स हो, ऐसे क्या एरियाज हो जिनके ऊपर कंपनी अपनी नजर रखे, जिससे वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर सके। वर्ड मेंटेन यहाँ बड़ा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सेकंड थर्ड फिफ्थ नंबर की कंपनी है जो कि बहुत आगे जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी टॉप पे हैं। अब टॉप पे रहना कैसे है? तो टॉप पे रहने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? आपको अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं हल्की होने देनी। आपने अपने सप्लायर्स के साथ जो रिलेशनशिप बनाए हुए उन्हें नहीं खराब होने देने। आपने मल्टीपल अपने साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते रहनी है कि भाई ये ना हो कि हमारी प्रोडक्ट पड़े पड़े पुरानी हो जाए, उसमें न्यू फीचर्स वगैरह ऐड होने चाहिए। आपने मार्केटिंग में सुस्ती नहीं करनी है, ना हो कि आप मार्केटिंग ना करें, आप लोग बिल्कुल ही भूल जाए कि आप लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। आपको साथ साथ कस्टमर्स के साथ मतलब सर्वेस वगैरह करने चाहिए, जिस पे आप अपने कस्टमर से पूछ सके कि हाँ भाई क्या आप लोग खुश हैं कि नहीं। आपको अपने कंपेटिटर्स पे नजर रखनी चाहिए कि कहीं वो कोई ऐसी प्रोडक्ट ना लॉन्च कर दे जो कि आपके प्रॉफिट्स को खराब करे। आपको ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री पे नजर रखनी चाहिए। आपको मुख्तलिफ एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए जिससे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें और अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन रख सकें। आपको डिफरेंट मार्केट्स, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करनी चाहिए कि अच्छा हम पाकिस्तान में चीज एक्सप्लोर करते हैं तो ऐसा करते हैं, साथ इंडिया में भी करना शुरू कर देते हैं, अफगानिस्तान में अपनी ब्रांच खोल लेते हैं। कमेंट्स में क्या चल रहा है? कमेंट्स में आप लोगों ने कहा प्रोडक्ट डिजाइन टू रिड्यूस कॉस्ट। बिल्कुल सही। आप इस तरह से प्रोडक्ट डेवलप करें कि या मेंटेन करें या अपग्रेड करें कि प्रोडक्ट वही रहे, क्वालिटी कम ना हो लेकिन प्राइस कम हो जाए। एक और चीज कमेंट्स में क्या लिखी है? इंप्रूव मशीन्स एंड वर्कर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करें। आपकी जो मशीन्स हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग बड़ी आउट क्लास किस्म की होनी चाहिए। आपकी मशीन्स बिल्कुल अपग्रेड किस्म की होनी चाहिए, ये ना हो मशीनें आपकी खराब पड़ी हो। आपने कहा बल्क में बाय करें। यस, बल्क में बाय आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं कि बल्क में बाइंग से आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी तो आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी आप कम करके ढेर सारा रेवेन्यू कमा सकते हैं। जबरदस्त। मेरे ख्याल से हमने 8 पॉइंट्स बातों बातों में कर ही लिए। आगे चलते हैं। पार्ट बी, क्वालिटी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ competitive एडवांटेज। बिल्कुल सही का सवाल है। विच कैन बी अचीव्ड बाय एन एंटरप्राइज थ्रू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू एक्सेलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। एक दफा फिर रिपीट करता हूं। विच कैन बी अचीव्ड बाय एन एंटरप्राइज थ्रू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू एक्सेलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। का मतलब ये कि मतलब ये तो सेंटेंस है ना, सिर्फ हमने सीखा तो कुछ भी नहीं। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स यू कंसिडर टू बी मोस्ट। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। जी, रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट यू कंसिडर टू बी द मोस्ट क्रिटिकल फॉर अचीविंग क्वालिटी एज सस्टेनेबल।
कंपेटिटिव एडवांटेज। कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपकी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है? तो काफी सारी चीजें हम पीछे से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पार्ट ए से। हाँ भाई, क्वालिटी कैसे सस्टेन होनी चाहिए? आपको अपने रॉ मटेरियल वही रखना चाहिए जो पहले था। आप अपने एम्प्लॉयज को आला ट्रेनिंग दें ताकि वो उसमें डंडी ना मार सके प्रोडक्शन बिजनेस में। आपकी मशीनें अप टू डेट होनी चाहिए, आप न्यू मशीन्स में इन्वेस्ट करें, आप न्यू टेक्निक्स वगैरह सीखें। 5 सवाल ने कहा था, कितने पॉइंट्स बताओ? सवाल ने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कितने पॉइंट्स बताने। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपने अपनी क्वालिटी को सस्टेन रखना है। काफी हद तक हो गया, आगे चलते हैं। कमेंट्स में क्या? अच्छा, कमेंट्स में सिर्फ ओके चल रहा है। ठीक है, हमने होमवर्क भी एक दफा गो थ्रू कर लिया, अब हमें नई वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। नई पढ़ाई करते हैं। आज भी हमने बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो है वो एरियाज देखने हैं, तो जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड पे आपके पास दो दो डायग्राम्स है। पहले लेफ्ट वाली देखें। लेफ्ट वाली में एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर क्या लिखा है? मार्केट। मार्केट क्या होता है? हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, मार्केट इज द एरिया ऑफ द कंपटीशन जहां अपने कंपेटिटर्स आपके सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर लिखा है सी एस एफ। अब सी एस एफ क्या है ये बताने वाली बात है। सी एस एफ स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। साथ जरूरी है कि मैं आपको साथ इसकी डेफिनेशन भी दिखा दूं, तो आए सी एस एफ की डेफिनेशन हम ढूंढते हैं। Critical success factor is an area in which strong performance is essential if the business is to succeed। वो वाला फैक्टर जो कि नाम से ही पता लग रहा है क्रिटिकल है आपकी सक्सेस के लिए। वो फैक्टर जिसमें अगर आप थोड़े से भी कमजोर हो गए तो आपके कंपेटिटर्स आपको खा पी के जो है वो इग्नोर कर देंगे, आप मार्केट से निकल जाएंगे। आपको अगर मार्केट में रहना है तो इन फलाने फैक्टर्स के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। वापस चलें अपनी डायग्राम की तरफ। ये हमने देख लिया सी एस एफ क्या होता है। उसके अंदर एक और पर्पल कलर का सर्कल है, उसके अंदर क्या लिखा है? केपीआई। केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इन दोनों का लिंक समझना जरूरी है। सीएसएफ फैक्टर है, सीएसएफ होता है अल्फाज में। लाइक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं सीएमएडीजी की। सीएमएडीजी एक क्या है? ऑनलाइन कॉलेज है, एक ऑनलाइन सी एजुकेशन का इदारा है। अच्छा, क्या सीए के कॉलेज के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं? क्लासें टाइम पे होनी चाहिए, टीचर्स को पढ़ाना आना चाहिए, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलनी चाहिए, एडमिशन स्टाफ वगैरह हेल्पफुल होना चाहिए, बच्चे पेपर पढ़ के पास हो जाएं, क्लास के बाद टेस्टिंग वगैरह होती हो, स्लाइड्स वगैरह शेयर होती हों, और क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हो जिसमें तमाम स्टाफ रिप्लाई करता हो बच्चों को। 8-9 पॉइंट्स हो गए। ये सारी बातें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मैंने कोई भी मैथमेटिकल बात नहीं की, मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं बोला, मैं अल्फाज में बोल रहा हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। केपीआईज मींस कि आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को कुछ नंबरों में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कह रहा था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है सीएमएडीजी के लिए? कि बच्चे पास होने चाहिए। इस बच्चे पास होने के सेंटेंस को अगर मैं नंबरों में कन्वर्ट करूं तो मैं कहूं कि अपीयर होने वालों में से 70% या उससे ज्यादा बच्चे पास हो जाएं। ज्यादा कर लें, अपीयर होने वालों में से 80% से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं, दैट इज योर की सक्सेस फैक्टर। सॉरी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है अल्फाज में, और केपीआई है उसका न्यूमेरिकल वर्जन। मजीद बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कह रहे थे कि क्लास टाइम पे होनी चाहिए। अब क्लास टाइम पे होनी चाहिए एक उर्दू का सेंटेंस है, इसे नंबरों में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कहेंगे क्लास एक हफ्ते में 10 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, या एक टीचर महीने में 2 से ज्यादा छुट्टियां ना करे। इस तरह जब भी हम न्यूमेरिकल बात करते हैं उसे हमने कह दिया केपीआईज। अभी भी दिल नहीं भरा, हम ढेर सारी और बातें कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि टीचर बच्चों का जवाब देता हो। ये उर्दू में एक सेंटेंस है कि भी टीचर बच्चों का जवाब देता हो, कितने जवाब देता हो, किस फ्रीक्वेंसी से जवाब देता हो। तो उसका केपीआई क्या होगा? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा कि टीचर एक स्टूडेंट को 24 घंटे से ज्यादा लेट रिप्लाई ना करे, या अगर टीचर जरा ज्यादा बड़े दिल का है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दे। बट पॉइंट इज कि हम इसको नंबरों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमने कह दिया सीएसएफ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन केपीआई। अब राइट साइड पे क्या लिखा है? राइट साइड पे आपके पास एक गोल दायरा बना हुआ है। अब ये गोल दायरा क्या है? ये है आपके पास जॉनसन एंड स्कूल्स का क्रिटिकल फैक्टर का स्टेप बाय स्टेप मेथड। आई रिपीट, ये वन ऑफ द मॉडल्स है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना था। एग्जैक्टली हम उसका नाम की बात करें तो दैट इज, मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बता दूं,
किधर गया? ये जॉनसन एंड स्कोल्स, डेफिनेट आप इनके नाम की स्पेलिंग भी देख सकते हैं यहाँ से। ये दो नेक लोग थे जिन्होंने बताया कि अगर आपको अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के थ्रू कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना है, आपने किसी मार्केट में किंग बन जाना है, तो आप कैसे करें? 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 6 स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे, आइए वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ और इस पूरे सर्कल को देखते हैं। सर्कल नंबर 1, आइडेंटिफाई CSFs। अब ऐसा करते हैं, कोई एक इंडस्ट्री पकड़ते हैं और उसके ऊपर ये सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई करके देखते हैं, ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब आपको पता है कि मेरी फेवरेट एग्जांपल क्या है, CMADZ। तो ऐसा करें, आप लोग कोई एक इंडस्ट्री सोच के बताएं ताकि उसके ऊपर हम सारे पॉइंट्स बारी बारी लगाएं। ये ना हो ना कि आप कहें कि अली शायद रट्टा लगा के आया हुआ था CMADZ का, उसने सारे पॉइंट्स वही बता दिए। मिलके सोचेंगे किसी न्यू इंडस्ट्री के बारे में, बताएं बताएं। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री हो जिसके बारे में हमें कुछ पता भी हो पाए। चले आप कह दें कि AI एंड डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। बाइक्स, वेरी नाइस। स्टेप नंबर 1, अब बल्कि उससे भी एक स्टेप आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात कर लेते हैं। आजकल पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 देखें स्क्रीन पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई CSF। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप कोई बाइक की कंपनी खोलें, या आपने ऑलरेडी एक बाइक की कंपनी स्टार्ट कर ली और आप चाहते हैं कि आप बाइक की कंपनी में किंग बन जाएं, चैंपियन बन जाएं, सबसे मार्केट लीडर बन जाएं, सबसे पहले आपको सोचना है कि यार मेरे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं क्या। क्या अगर बाइक के ऊपर पेंट बड़ा अच्छा हुआ हो तो आप कहते हैं यार सबसे बेस्ट बाइक ये है? नहीं। क्या बाइक की हॉर्न अच्छी हो तो आप कहते हैं यार ये बाइक बेस्ट है? नहीं। बाइक में ऐसा क्या हो कि आप कहते हैं यार ये वाली बाइक बेस्ट है, बाकी सारी बाइकें साइड पे मैं ये वाली बाइक परचेज करूंगा? एक बहुत बड़ी लिस्ट है, कोई एक बात नहीं है। हम आपने कहा कमेंट्स में इंजन, यस बाइक का इंजन अच्छा होना चाहिए। इंजन अच्छे से क्या मुराद है, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, उसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना चाहिए हो। अच्छा, और आपको क्या चाहिए? अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें, आपको बैटरी अच्छी चाहिए, माइलेज अच्छी होनी चाहिए, जो उसका चार्जर वगैरह है। आपको पता है इलेक्ट्रिक बाइक्स के चार्जर भी थोड़े से मतलब ऐसे नहीं होते कि आप वो हैंड्स फ्री वाले, हैंड्स फ्री कह रहा हूँ, आप वो सॉकेट में लगा लो तो आपकी बाइक चार्ज हो जाएगी। आपको उसके लिए प्लग भी थोड़ा अच्छा वाला चाहिए होता है। मल्टीपल इस तरह के और फैक्टर्स हैं आपके पास। आफ्टर पार्ट सर्विस अच्छी होनी चाहिए, पहले इलेक्ट्रिक बाइक खराब होगी तो उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे पूरे शहर में कहीं। तो मल्टीपल हमने 4-5 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। हमने कहा यार अगर हमारी बाइक में ये 4-5 तरह के फीचर्स हो जाना है तो हम तो किंग बन जाए इस इंडस्ट्री के। तो हो गया स्टेप 1। अभी आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, अभी आपने किया कुछ भी नहीं। स्टेप 1 ख्याली पुलाव बनाए कि यार काश ये 3-4-5 चीजें अगर अचीव हो जाए तो मजा ही आ जाए। यहां तक क्लियर है? स्टेप 1 अगर क्लियर है, खिलाड़ी पुलाव आपने बना लिया, बड़ा मजा आया। अब स्टेप देखें, स्टेप 2, आइडेंटिफाई नेसेसरी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज। देखें वर्ड क्या यूज हो रहा है, क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी हमने कल भी पढ़ा था कि कैपेबिलिटी मींस कि क्या आप कोई काम कर सकते हैं कि नहीं। कॉम्पिटेंसी मींस कि आप कोई काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आप कर कितना रहे हैं। एक बंदा जो कि स्कूल कॉलेज में बोर्ड का टॉपर हो, इसका मतलब ये उसके पास कॉम्पिटेंसी बहुत उसके पास कैपेबिलिटी बड़ी हाई किस्म की है। CA में आके वो PRC लेवल पे फेल हो जाए, हम क्या कहेंगे, इसके अंदर कैपेबिलिटी की कमी थी? नहीं, हम कहेंगे कि कैपेबल ये बंदा है, बस उसने पढ़ा पढ़ा कोई नहीं इसलिए फेल हो गया। उसकी कॉम्पिटेंसी में मसला है, उसकी कैपेबिलिटी में मसला नहीं है। अगर कैपेबिलिटी में मसला होता तो फिर स्कूल कॉलेज में कैसे फर्स्ट आया था? तो अब क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर आपने बात करनी है। आप खिलाड़ी पिलाओ से निकल आए, आप रियल दुनिया में वापस आए। आपने कहा कि आपका इंजन बड़ा आउट क्लास होना चाहिए। कैसे होगा आपका इंजन आउट क्लास? आपके पास एक बड़ी आउट क्लास किस्म की फैक्ट्री होनी चाहिए जिसमें वो इंजन प्रिपेयर हो। या शायद इंजन बनाना पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं है, आपस की बात है। जो भी पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल होती हैं, इंजन जापान से बन के आते होते हैं। तो ठीक है, इंजन बनाना आप नहीं आप बना सकते, कोई मसले वाली बात नहीं। आप किसी अच्छे मुल्क से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आप जापान से, जर्मनी से, कोई ऐसा मुल्क जो कि अच्छे इंजन बनाता हो, इवन चाइना से कर लो कि डियर चाइना आप हमें ऐसे आउट क्लास किस्म के इंजन प्रोवाइड करो जो कि हम अपनी बाइक्स में लगाएंगे तो हमारी बाइक्स बहुत आउट क्लास हो जाएंगी। और दिस वाज जस्ट वन ऑफ दोस CSS। अगली बात करते हैं बैटरी की। आप कहते हैं कि बाइक की बैटरी बड़ी आउट क्लास होनी चाहिए। अब आप कॉम्पिटेंसी की बात करें, आप ऐसा क्या नेक काम करेंगे जिससे आपकी बैटरी आउट क्लास हो जाएगी? वंस अगेन वही दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बहुत आउट क्लास किस्म की फैक्ट्री लगाएं जिसमें बैटरी बनाने का काम किया जाता हो, या वंस अगेन आप किसी और मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप किसी मुल्क से इंपोर्ट कर लें अच्छी वाली बैटरीज। इसी तरह हर जो CSF हमने पिछले पेज पे आइडेंटिफाई किया था, आपने बैटरी वगैरह के चार्जर अच्छे होने चाहिए। तो चार्जर्स वगैरह के लिए आपको किसी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या आपके पास फैक्ट्री अच्छी हो जिसमें वो चार्जर वगैरह बनते हो।
तो स्टेप नंबर 2 आपने आइडेंटिफाई किया कि मैं ऐसे क्या काम करूंगा जिससे मेरे सीएसएफ अचीव हो जाएंगे। जी, स्टेप नंबर 2। सब खुश हैं, सब ओके? जी, स्टेप नंबर 3, डेवलप कॉम्पिटेंसीज। अब अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करें। आपने कहा ना कि हम ऐसा करते हैं, चाइना से बात करते हैं और चाइना से इंजन मंगवाते हैं। ठीक है, करें बात चाइना से, मंगवाएं चाइना से इंजन। इसका मतलब ये पॉइंट 2 में जो आपने चीजें आइडेंटिफाई की थी, अब पॉइंट 3 में वक्त है कि आप उन्हें ना सिर्फ परफॉर्म करें बल्कि साथ साथ अपग्रेड भी करें। आपने चाइना से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चाइना से आपके इंजन आना शुरू हो गए, वेरी नाइस। अब सिर्फ इतना काफी नहीं है, आप साथ साथ मजीद भी हाथ पाँव मारते रहें। आप और भी ट्राई करें। आप देखें, अगर आपको जापान से चाइना से भी अगर अच्छा इंजन मिल जाता है तो उसमें क्या परेशानी वाली बात है। आप साथ साथ उसे अपग्रेड करने की कोशिश भी करें। कॉम्पिटेंसी, डेवलप कॉम्पिटेंसी मीन्स कि कॉम्पिटेंसी पे साथ साथ काम चलते रहना चाहिए, कहीं स्टक नहीं हो जाना चाहिए। इंजन के केस में हमने बात करी, बैटरी के केस में भी ये होगा। लेट्स से कि इंजन आपने बाहर से इंपोर्ट करने का सोचा था और बैटरीज आप खुद बना रहे हैं। तो बैटरीज अगर आप खुद बना रहे हैं तो उसमें साथ साथ अपग्रेड भी होना चाहिए। कि ये ना हो कि आपने बस बैटरी बनाना सीख लिया, वही बैटरी बार बार बनाते रहे, उसमें भी अपग्रेड करें। आप कहें कि पहले बैटरी जो है वो 150 किलोमीटर चलती थी, अब 170 किलोमीटर चलेगी, अब 180 किलोमीटर चलेगी, 200 किलोमीटर चलेगी। उसे अपग्रेड करें, उसे डेवलप करें। आप नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाएं बैटरीज के, जिससे आपकी मार्केट पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाए। स्टेप 3 भी इजी था, सिंपल सा था। अब स्टेप 4, केपीआईज। इसके लिए मैं आपको ये साइड पे केपीआई समझा रहा था होता क्या है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई क्लास में बाद में है। केपीआई मींस उर्दू के सेंटेंसेस को हम नंबरों में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हम पहले कह रहे थे कि इंजन अच्छा होना चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए, अब हमने इस उर्दू के सेंटेंस को न्यूमेरिकल चीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। इंजन अच्छा होना चाहिए, इसे हम कैसे मेजर करेंगे? वो वाला इंजन जो खराब नहीं होता। तो आप कहें कि माशाल्लाह से हमारे 100 इंजन में से सिर्फ एक इंजन इतना खराब निकलता है कि बाइक चले ही ना। और जो हमारे बाकी 99 इंजन है वो तकरीबन लेट से 5 साल चल जाते हैं, इससे पहले कि वो बिल्कुल ही खराब हो जाए। अब मैंने न्यूमेरिकली से कन्वर्ट कर दिया। पहले मैं जबानी बात कर रहा था कि इंजन बड़े साफ सुथरे होने चाहिए, अब मैं न्यूमेरिकली कह रहा हूँ कि इंजन में फेलियर रेट कम होना चाहिए, इंजन में रिपेयर अच्छा। मजीद केपीएस बड़े तरह के कैलकुलेट की जा सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि एक इंजन को आमतौर पे ऑन एवरेज सर्विस के लिए पूरे 6 महीने चाहिए होते हैं। 6 महीने से पहले वो आपसे दोबारा, वर्ड ऑन एवरेज यहाँ कहना बड़ा जरूरी है। कोई इंजन 3 महीने बाद खराब हो जाता होगा, कोई 1.5 साल तक भी खराब नहीं होता होगा। तो ऑन एवरेज 6 महीने से ज्यादा आपका इंजन पहले खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई भी न्यूमेरिकल बात को हम कहेंगे कि दिस इज द केपीआई। स्टेप नंबर 4 भी हो गया। फिर एक स्टेप आगे चलते हैं, एम्फसाइज यूनिकनेस। इसका क्या मतलब है? आप जो मार्केटिंग करेंगे उसमें आपने इस बात पे फोकस भी करना है, आपने एहसान भी जताना है कि हम टॉप पे हैं। तो हम टॉप पे क्यों हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी होमवर्क वाले सवाल में भी, कि मार्केटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें। आप जब अपनी बाइक का नया कोई ऐड बताएंगे उसमें बताएं कि हमारी बाइक 500 किलोमीटर चलती है, बाकी लोगों की बाइक 300 किलोमीटर चल के बस हो जाती है। एम्फसाइज यूनिकनेस, लोगों को बताएं कि आपके अंदर ऐसा क्या कारनामा आप कर लगते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और फिर आखिरी स्टेप, मॉनिटर एंड कंपेयर वंस अगेन। यहां आके रुक नहीं जाना, साथ साथ अपने केपीआईज को देखते रहना है। याद अपने पास नोट कर लें। आपने, बल्कि मैं एक एरो भी बना देता हूं, कि स्टेप 4 और स्टेप 6 आपस में लिंक्ड हैं। आपने स्टेप 4 में जो अपने लिए केपीआईज बनाए थे, कि हमारा इंजन इतने से जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए, हमारी बैटरीज ऑन एवरेज इतने घंटे चलनी चाहिए, उससे पहले दोबारा चार्ज की जरूरत पड़े। आपने इन्हें साथ साथ मॉनिटर भी करना है। ये ना आपने स्टेप 4 पे केपीआईज बना लिए, केपीआईज किसी फाइल में लगाए साफ सुथरी करके, और इस फाइल को किसी अलमारी में डाल दिया, और अलमारी का चाल ताल जो है वो चाबी आपसे गुम हो गई। आपने बार बार हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल के एंड में उन्हें रिव्यू भी करना है कि भाई पिछले साल हमने डिसाइड किया था कि हमारे इंजन इतने अच्छे चलने चाहिए, बताओ वाकई चल रहे हैं कि बस वो हमने कागजों में लिखने के लिए लिखा था। जी, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, जॉनसन एंड स्कूल साहब के 6 स्टेप्स
जिससे आप किसी मार्केट के चैंपियन बन सकें। समझ आ रही है? जबरदस्त। ऐसा करते हैं, जल्दी से किसी और इंडस्ट्री पे ये सारे स्टेप्स लगा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बात हम कर लेते हैं केएफसी की दोबारा से। आइडेंटिफाई सीएसएफ। केएफसी ऐसा क्या करे? केएफसी की एक चिकन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फास्ट तैयार होना चाहिए, अच्छे पैसों में तैयार होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ख्याली पिलाओ है, अभी हमने कुछ नहीं किया। स्टेप टू, आइडेंटिफाई नेसेसरी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज। कैसे होगा ये? आपको कोई अच्छा मुर्गी का सप्लायर चाहिए, आपको अच्छा स्टाफ चाहिए, आपको अच्छी मशीन्स चाहिए कुकिंग वगैरह के लिए, आपको अच्छे रॉ मटेरियल्स चाहिए। पता चले चिकन अच्छी हो लेकिन कुकिंग ऑयल की वजह से सारा काम खराब हो गया, आपको अच्छा कुकिंग ऑयल चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए। स्टेप थ्री, इस सारे को डेवलप करें, साथ साथ ना सिर्फ अप्लाई करें, साथ साथ अपग्रेड भी करें। स्टेप फोर, केपीआईज न्यूमेरिकल बात करें। आप कहें कि हमारी मुल्क में इतनी ब्रांचेज होनी चाहिए, आप कहें कि रोजाना इतने किलो चिकन सेल होनी चाहिए, आप कहें कि हमारे एम्प्लॉयज का इतना टाइम होना चाहिए, ऑन एवरेज 12 मिनट से ज्यादा या 15 मिनट से ज्यादा ऑर्डर पर टाइम नहीं लगना चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप प्राइसेस में भी केपीआई कर सकते हैं कि हमारा एवरेज ऑर्डर जो है वो 1,000 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। फिर नंबर फाइव, एम्फोसाइज यूनिकनेस। मार्केट करें और एहसान भी जताएं। बताएं लोगों को कि भाई हम केएफसी हैं, हमारा चिकन सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सबसे कम प्राइस पे है। और नंबर सिक्स, जो आपने स्टेप फोर में केपीआईज बनाए थे उन पे नजर भी रखते रहें। जब आपने पहले डिसाइड किया था कि आपका एवरेज ऑर्डर 1,000 से ऊपर का होना चाहिए, चेक करें क्या वाकई है कि बस एम ही आपने कह दिया था। और ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक किया। 1 मिनट सांस लें, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होती है? इससे पहले कि हम बेंचमार्किंग की टाइप्स पे देखें, पहले हम बेंचमार्किंग वर्ड के ऊपर गौर कर लेते हैं। बेंचमार्क होता क्या है? अगर आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, जो जब भी आप कोई बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाला गेम ऑन करें तो आपसे कहता है कि 1 मिनट, हम जरा आपके कंप्यूटर को बेंचमार्क करके देख लेंगे कि आपका कंप्यूटर ये गेम चला भी सकता है कि नहीं, और अगर चला सकता है तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पे चला सकता है, लो पे। तो बेंचमार्क मींस कि आपके पास कुछ ऑलरेडी सूटेबल क्राइटेरिया है, आप उसे कंपेयर करके देखें कि क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, मीडियम है, हाई है या लो है। अच्छा, अभी बेंचमार्किंग किस तरह से होती है? बेंचमार्किंग 4 तरह से होती है। और देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है। एक्स एक्सिस पे लिखा है ईज ऑफ एक्सेस टू डाटा, इंक्रीज से डिक्रीज, डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जा रही है। और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग की। इंटरनल बेंचमार्किंग के केस में ईज ऑफ एक्सेस टू डाटा क्या है? हाई है। और इस केस में आपका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट कितना है? लो। इंटरनल बेंचमार्किंग होती क्या है? कंपेयरिंग यूनिट्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी ही कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करें, उनकी परफॉर्मेंस। लाइक फॉर एग्जांपल सीएमएडीजी हमारी फेवरेट एग्जांपल। हम कहें कि ये पीआरसी का स्टाफ है, ये कैफ का स्टाफ है, आप इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। आप कहें कि यार पीआरसी के एडमिशन जब कोई आता है, कोई बंदा फीस सेंड करता है, तो उसको फीस सेंड करने के आधे घंटे के अंदर पोर्टल मिल जाता है। ये कैफ वाले 2 घंटे लगाते हैं। वजह, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता पीआरसी वाले कैफ वाले क्या उनका आपस में डिफरेंस है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। इंटरनल बेंचमार्किंग मीन्स कि आप अपनी ही फर्म के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को या मुख्तलिफ कैटेगरीज को आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। ईज ऑफ एक्सेस टू डेटा हाई है। क्या आपको अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता नहीं? यस, आपको पता है। आपको कैफ डिपार्टमेंट का भी अच्छी तरह पता है, आपको पीएससी डिपार्टमेंट का भी अच्छी तरह पता है। बट ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट उसका लो है। अगर आपने पीआरसी के डिपार्टमेंट को कैफ के डिपार्टमेंट से कंपेयर कर लिया तो आपने कोई बहुत कारनामे वाले काम नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने, मुझे वो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हो गई है, मुझे बहुत काम की बात पता चली है कि अगर मैं कंपैरिजन ना करता तो मुझे कभी पता ही ना लगती। अच्छा, हम एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं? हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, कस्टमर बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग के केस में ईज ऑफ डाटा जो है वो हाई है, और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट लेकिन हाई है। दोनों चीजें आपके पास हो गई हाई। अच्छा, होती क्या है कस्टमर बेंचमार्किंग? आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर्स या कंज्यूमर से पूछते हैं कि हाँ भाई, आपको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, और फिर उसे कंपेयर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सीएमएडीजी के केस में लेट्स से कि एडमिशन्स की बात कर लेते हैं।
आपने इंटरनली अपना केपीआई बनाया हुआ था कि कोई भी एडमिशन 2 घंटे से ज्यादा प्रोसेस होने में नहीं लगना चाहिए। फिर आप कस्टमर से पूछे, हाँ डियर कस्टमर, आपने एडमिशन लिया था बीआईए के बीआईए सब्जेक्ट में, बताएं आपको पोर्टल कितने टाइम बाद मिला था, घंटा लगा था, 2 घंटे लगे थे कि 15 घंटे लगे थे। तो आपने कस्टमर से बेंचमार्किंग कर रहे हो। साथ ये भी पूछ लें कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे जब आपने फीस जमा कराई कि आपको कितने घंटे में पोर्टल मिल जाएगा। ये जब आप कंपेयर करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन तो रेडीली अवेलेबल है, बट आपका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बड़ा हाई होगा। आपको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स को क्या परेशानी थी। लेट्स से कि स्टूडेंट्स ने सोचा, हमने सोचा हुआ था कि भाई हम अगर 12 घंटे बाद भी रिप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 2 घंटे में रिप्लाई आएगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इसका बड़ा हाई है। हमें बड़े काम की बात पता लग गई कि यार नहीं, हमने जो सोचा हुआ था कि 12 घंटे बाद रिप्लाई करना बड़ा ओके वाला काम है, नहीं, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 2 घंटे में रिप्लाई आएगा, 3 घंटे में रिप्लाई आएगा। तो ईज ऑफ एक्सेस टू डेटा भी बड़ी हाई थी, और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी इसका अच्छा खासा हाई है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग के केस में दोनों चीजें लो हैं। आपके पास ईज ऑफ एक्सेस ऑफ डाटा भी लो है और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी लो है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग मींस आप किसी और इंडस्ट्री से अपने आप को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल, आपने एडमिशन की बात करें सीएमएडीजी पे कैफ की क्लासेस का, और साथ ही आप कंपेयर करें पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एडमिशन का। आप लोगों के माइंड में फौरन से आया हुआ है मैं कैसी अजीब सी बातें कर रहा हूँ, कहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम और कहाँ कैफ की क्लासेस। यस यू आर राइट, कंपैरिजन नहीं बनता। इसलिए तो हम इसे ऑपरेशनल बेंचमार्क कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से अपने आप को कंपेयर करके देखें। हमने कहा कि कैफ वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं, 6 घंटे में एडमिशन कर देते हैं। वो देखो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले पहले 15 दिन तक आपकी वेटिंग लिस्ट होती है, फिर आप अप्लाई करते हो, फिर ये होता है, फिर वो होता है, 15 तरह के स्टेप होते हैं, फिर एंड पे एक इंटरव्यू होता है। खैर वंस अगेन मुझे नहीं आइडिया क्या होता है, लेकिन मैं जिस एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि सुना है कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में महीने लग जाते होते हैं। तो दिस इज द ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। अच्छा, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग ऑपोजिट भी की जा सकती है। एक कस्टमर कहे कि मैंने सीएमएडीजी से बीआईए का पोर्टल परचेज किया था, उन्होंने मुझे 2 घंटे बाद जाके रिप्लाई किया। मैंने फूड पैंडा पे ऑर्डर किया शवरमा, शवरमा आधे घंटे में आ गया। अब वंस अगेन दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं बनता। शवरमा अलग चीज है, कैफ की क्लास अलग चीज है, लेकिन जस्ट आपने कंपेयर कर लिया कि आमतौर पर अगर किसी इदारे से राब्ता किया जाए तो वो वाला दायरा कितने अरसे बाद रिप्लाई करता है और ये वाली इंडस्ट्री कितने बाद रिप्लाई करती है। चूंकि ये कंपैरिजन बहुत ही वाहियात किस्म का है, इसलिए देखिए इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी लो है। आपने अपने आप को पंजाबी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके या केएफसी से कंपेयर करके कोई बहुत गहरी बात नहीं कर ली। और चेक करें इसमें ईज ऑफ एक्सेस ऑफ डेटा भी लो है। क्या पता आपको ना पता हो पंजाब यूनिवर्सिटी में आमतौर पर कितना एडमिशन लगता हो। क्या पता आपको नहीं पता केएफसी में आमतौर पर एक ऑर्डर को कितना टाइम लगता है। और है सबसे इंपॉर्टेंट वाली बेंचमार्किंग की तरफ जो मैंने हाईलाइट करके रखी भी है, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, सबसे बेस्ट वाली बेंचमार्किंग। इसमें आपके पास ईज ऑफ एक्सेस ऑफ डाटा लो है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बड़ा हाई है। क्यों भला? ये अंदर की बात होती है, ये किसी और को नहीं पता होती। लाइक फॉर एग्जांपल सेम मेडिजी के केस में बात करें, आपको पता है कि इस टाइम सेम मेडिजी के बीआईए की क्लास में कितनी इनरोलमेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स क्लास में अक्सर आते होते हैं। क्या आपको पता है किसी और कॉलेज के किसी और टीचर के किसी और बैच की बीआईए की क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? शायद नहीं पता। अगर हमें पता लग जाए तो बड़े काम की बात नहीं होगी। अगर हमें पता लग जाए किसी और कॉलेज में किसी और टीचर की क्लास में ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं यहाँ स्टूडेंट्स कम है, अगर ये बात आपको पता लग जाए तो क्या कमाल नहीं हो जाएगा? क्या बड़ी आउटक्लास चीज नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब ये कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास है लो, आपके पास ये एक्सेस नहीं है इस डाटा की। लेकिन अगर आपके पास किसी तरह एक्सेस हो जाए तो आप तो कहाँ पहुंच जाएंगे, आपको बड़े काम की बातें पता लग जाएगी, आप मार्केट में आगे निकल जाएंगे, अपने कंपेटिटर्स के करीब आ जाएंगे। तो ये हमने डिटेल से सीखी बेंचमार्किंग। चार तरह की बेंचमार्किंग है, जल्दी से इसे गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरनल बेंचमार्किंग, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को आपस में लड़वा लिया। कस्टमर बेंचमार्किंग, आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कंपेयर किया है, कस्टमर क्या सोचता है और आप क्या सोचते हो। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, आपने एवी रेंडमली अपने आप को किसी और इंडस्ट्री की किसी और चीज से कंपेयर कर लिया
और सबसे बेस्ट वाली बेंचमार्किंग कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, अपने कंपेटिटर से कंपेयर किया। किसी कॉलेज की बीआईए की क्लास को किसी और कॉलेज की बीआईए क्लास से कंपेयर करेंगे तो जो कंपैरिजन होगा, दैट विल बी कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। जी दोस्तों, ओके। और आज का आखिरी टॉपिक, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस। आपके दोस्त माइकल पोर्टर साहब फिर आ गए। अब पोर्टर साहब क्या फरमाते हैं? पोर्टर साहब कहते हैं कि अगर आपने वैल्यू देनी है ना कस्टमर को, आपने अगर कस्टमर को खुश रखना है ना, तो उसके लिए आपकी कंपनी में, आपकी एंटिटी में एक वैल्यू चेन होनी चाहिए। अच्छा, बंदा पूछे वैल्यू चेन क्या है? पोर्टर साहब ने फरमाया कि वैल्यू चेन के होते हैं दो कंपोनेंट्स। वैल्यू चेन एक ऐसी चेन होती है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक का नाम हमने रख दिया प्राइमरी, एक का नाम हमने रख दिया सेकेंडरी। पोर्टर साहब ने कहा कि सेकेंडरी जो फोर्सेस हैं वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद हैं, वो बेस है जिसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी है। जबकि जो प्राइमरी चेन्स हैं वो एक एरो की तरह, वो एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर एक्टिविटी नंबर 1 सही होगी तो 2 भी सही होगी, 3 भी सही होगी। अगर खुदा ना खास्ता 3 में मसला आ गया तो 4 में भी मसला आएगा, 5 में भी मसला आएगा। एक दफा फिर रिपीट करता हूं। दो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज या सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी सारी इमारत खड़ी है। और प्राइमरी एक्टिविटीज वो डेली बेसिस की एक्टिविटीज है जो कि चेन की सूरत में चलती हैं। अगर पहला स्टेप अच्छा होगा तो दूसरा स्टेप भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, दूसरा स्टेप अच्छा होगा तो तीसरा स्टेप भी अच्छा होगा। अब जबानी मजा नहीं आ रहा, आइंदा आए इस सारी कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल, और देखते हैं कि कैसे आपस में लिंक हो रही हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की। प्राइमरी कौन सी वाली एक्टिविटीज हैं जो आपस में लिंक्ड हैं? स्टेप 1 से आपने स्टार्ट होना है, स्टेप 5 तक जाना है। क्या कहता है स्टेप 1? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नाम से ही पता लग रहा है इनबाउंड, कोई चीज आ रही है। कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है? लिखा है रिसीविंग, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग इनपुट। सीएमएडीसी के केस में ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, तो ऐसा करें वंस अगेन केएफसी की बात करते हैं। केएफसी के केस में क्या आ रहा होगा? चिकन आ रही होगी, कुकिंग ऑयल आ रहा होगा। कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है केएफसी का? चिकन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सामान कब आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ स्टोर करेंगे, कौन स्टोर करेगा, ये सारी बातें यार इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और ये स्टेप 1 क्यों है? कॉमन सेंस कहती है कि इसे स्टेप 1 ही होना चाहिए था। बंदा पूछे केएफसी के पास चिकन ही नहीं है तो बेचेंगे क्या? तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स प्राइमरी एक्टिविटीज का पहला स्टेप हो गया कि आप रॉ मटेरियल मंगवाएं ध्यान से, उसे रिसीव करें, उसे स्टोर करें, उसको ध्यान से रखें, चेक करें कि कहीं कोई एक चीज एक्सपायर्ड तो नहीं है। चेक करें कि सारी चीजें पूरी हैं। ये ना हो कि आपने ऑर्डर 100 किलो का दिया हो और आपको आज सिर्फ 50 किलो गया हो। अब देखें, इससे डायरेक्टली लिंक्ड है अगला स्टेप, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? इंग्लिश में पढ़ें क्या लिखा है, कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू फाइनल आउटपुट स्लैश प्रोडक्ट। आपने रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है। केएफसी के केस में क्या होगा? कच्ची मुर्गी को फ्राई करके नगेट्स बनाने हैं, या ब्रोस्ट बनाना है, या जिंगर बर्गर बनाना है। तो ऑपरेशन, अब चेक करें मैं क्या कह रहा था, पार्ट 1 पार्ट 2 से लिंक्ड है, पार्ट 2 पार्ट 3 से लिंक्ड है। अब चेक करें क्या पार्ट 1 पार्ट 2 से लिंक्ड नहीं है? पार्ट 1 में अगर आपके पास अच्छी मुर्गी आएगी तभी आप पार्ट 2 में अच्छे नगेट्स बनाएंगे। जी। फिर आए पार्ट 3 की तरफ, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। वो क्या है? स्टोरिंग फिनिश गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्लैश डेवलपिंग। प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी वेलकम बैक, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हम क्या कह रहे थे? नंबर 3, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब कि आपके पास चीजें बन गई हैं, वेरी नाइस, आप या उन्हें स्टोर करें या अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं। किस तरह पहुंचाएं? केएफसी के केस में क्या होता है, आपके पास केएफसी खाने के मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप केएफसी उठ के चले जाएं, आपको केएफसी की ब्रांच में मिल जाएगी बोटी।
या तो आप घर ऑर्डर कर लें, आप फूड पांडा से ऑर्डर कर लें, आप केएफसी की ऐप से ऑर्डर कर लें, आप केएफसी की वेबसाइट से ऑर्डर कर लें। ये सारी बातें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट हैं। अब वंस अगेन, क्या मैं सच्चा निकला? क्या पार्ट टू पार्ट थ्री से लिंक्ड है? हाँ जी, पार्ट टू पार्ट थ्री से लिंक्ड है। अगर स्टेप टू में अच्छी चिकन बनेगी तभी तो आप स्टेप थ्री में से बेच सकोगे। अगर स्टेप टू में ऑपरेशन ही खराब हो गए, चिकन कच्ची निकली या चिकन जल गई, तो आप पार्ट थ्री में कस्टमर को बेचोगे क्या? तो वैल्यू चेन का पार्ट थ्री पार्ट टू से लिंक था, प्राइमरी एक्टिविटीज का। फिर आए पार्ट फोर की तरफ। स्टेप फोर क्या है? मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या रखा है? आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स एंड प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शनल ऑर्डर्स। आपने आइडेंटिफाई किया कि केएफसी कौन खाता है। केएफसी यंग पीपल ज्यादा खाते हैं। केएफसी जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो तो स्मैश बर्गर्स खाते हैं। इनके केएफसी मिडिल क्लास लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी चीज को कौन पसंद करता है और फिर उन्हें सूटेबल तरीकों से एडवर्टाइज करें। लाइक वंस अगेन, आप केएफसी के लिए जो ऐड देंगे वो रेडियो पे नहीं देंगे, अखबार में नहीं देंगे। आप केएफसी का ऐड दोगे फेसबुक पे, क्योंकि यंग जनरेशन या मिडिल क्लास लोग ज्यादातर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करती है। तो ये हो गया स्टेप नंबर फोर, मार्केटिंग। वंस अगेन स्टेप थ्री और स्टेप फोर लिंक्ड है। अगर आपने स्टेप थ्री में अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर की है तभी तो आप स्टेप फोर में उसका एहसान जता सकोगे। अगर आपको चिकन बेचना ही नहीं आती, आपके पास ब्रांचेस ही नहीं है जहां आप चिकन सेल कर सकोगे, तो बंदा पूछा आप मार्केटिंग भी किस चीज की कर रहे हो? अपने आप की। स्टेप फोर लिंक था। अब पे स्टेप फाइव क्या है? सर्विस, पोस्ट सेल्स वैल्यू रिटेंशन। अभी केएफसी के केस में थोड़ा सा ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सर्विस मींस कि आपने एक दफा प्रोडक्ट बेच दी, ठीक है, वेरी नाइस। इससे आगे क्या आप कस्टमर को फर्दर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे कि होता है कि आप मोबाइल लेके आए तो क्या आपके पास वारंटी अवेलेबल है? क्या आपने अगर किसी कॉलेज से परचेज किया है पोर्टल, तो क्या आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा रहा है? क्या टीचर आपकी बातें सुन रहा है? तो सर्विस मीन्स कि आपने प्रोडक्ट खरीद ली, उसके बाद क्या आपको फर्दर कोई चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दैट इज द सर्विस। तो ये तो थी पोर्टर्स वैल्यू चेन के प्राइमरी फैक्टर्स, जो कि आपस में सारे लिंक्ड थे। अब बात करते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स के। सेकेंडरी फैक्टर्स कौन थे? मैं आपको एक दफा फिर याद कराता चलूं। हमने पढ़ा था सेकेंडरी फैक्टर्स वो ढांचा है, वो बुनियाद है, जो अगर ना हुई तो आपकी पूरी आपकी कंपनी जो है वो क्रम्बल कर जाएगी, आपकी कंपनी फेल हो जाएगी। क्या है वो चार पिलर्स? आयन पिलर्स की बात करते हैं। चेक करें डायग्राम में भी पिलर पिलर वाली शेप आ रही है। नंबर वन, प्रोक्योरमेंट। अब एज ए टीचर मुझे पता है कि प्रोक्योरमेंट को अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से। एक दफा फिर याद करा दूं क्या डिफरेंस है। इनबाउंड लॉजिस्टिक होती थी कि आपने सामान मंगवाया, चिकन मंगवाई, कितनी मंगवाई, कब मंगवाई, कौन उसे स्टोर करेगा, किधर स्टोर करेगा, फ्रीजर में रखेगा या फ्रिज में रखेगा, ये सारी बातें आ गई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट मीन्स कि आपने अपना सप्लायर आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से चिकन लें, कौन आपको चिकन अच्छी क्वालिटी में अच्छे पैसों पे देगा। ये सारी बातें आपके पास आ गई प्रोक्योरमेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बात सिर्फ रॉ मटेरियल्स की नहीं हो रही, पूरी फर्म की हो रही है। आपकी जो ब्रांच है उसमें मेजें कुर्सियां कहाँ से आएंगी? उसमें जो स्टाफ यूनिफॉर्म पहनता है वो कहाँ से आएगा? आपने अगर कोई पेंट शेंट करवाना है वो किधर से आएगा? ये सारी बातें प्रोक्योरमेंट में आ गई। साथ इंग्लिश भी पढ़ लें, क्या लिखा है? बाइंग रिसोर्सेस मटेरियल्स एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, सारा कुछ प्रोक्योर करना, आपकी ब्रांचेस तक आना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। साथ नीचे ये भी लिखा है कि वैल्यू कैसे ऐड होगी। एड्स वैल्यू बाय आइडेंटिफाइंग चीपर और हाई क्वालिटी। दो ही तरीके हैं सरवाइव करने के, या तो आप सस्ता माल ले लो या तो आप आला क्वालिटी माल ले लो। दोनों से आप अपने कंपेटिटर से आगे निकल जाओगे। ये था पिलर नंबर वन। पिलर नंबर टू क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। उसमें क्या है? इंग्लिश में लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड आईटी सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी को यूज करते हो अपने अपनी अब अपनी जो है वो कंपनी का अपग्रेड किया जाए मुख्तलिफ तरीकों से। कंपनी की वेबसाइट अच्छी हो, कंपनी के अंदर जो मशीनें हैं वो अपग्रेडेड हो, सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इधर आ जाएंगी। अच्छा, अब ये सुतून, ये पिलर आपके बिजनेस को कैसे संभालेगा? एड्स वैल्यू वाया प्रोसेसिंग इनोवेशन एंड कैप्चरिंग यूनिक कॉर्पोरेट नॉलेज। आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके बैठ जाओ तो आपके दुश्मनों के पास दूर दूर तक ना हो, तो आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से भी आपकी कंपनी बड़े फायदे में रहती है।
नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। आपकी कंपनी बहुत आउट क्लास है, आप चिकन भी आप लोग जो है वो बड़ा अच्छा परचेज कर लेते हैं, आपके पास मशीनें भी बड़ी अच्छी हैं, फर्नीचर भी बड़ा अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, स्टाफ नहीं है। तो चिकन कौन बेचेगा, चिकन कौन बनाएगा? स्टाफ होना, कितना स्टाफ हो, कितना क्वालिफाइड स्टाफ हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, उनकी एजुकेशन क्या हो, ये सारी बातें आपकी जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केएफसी से हटके थोड़ा बहुत अगर हम आए सीएमएडीजी की तरफ, तो एक किसी भी सीए कॉलेज के लिए एचआर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा वो कॉलेज? और फिर फाइनली स्टेप नंबर 4, फोर्थ पिलर, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। वो क्या होता है? मल्टीपल आपके पास चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है कि आपकी एक ही ब्रांच में सारे फैसले होते हैं, या मुख्तलिफ ब्रांचेस के अपने अपने हेड ऑफिस हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा, मतलब सीएफओ साहब किधर बैठा करेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो टीएस का इंचार्ज कौन होगा, ये सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह चेक हो रहे हैं टाइम पे, ये सारी बातें कौन इंश्योर करेगा, ये सारी बातें आ जाती हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, ये एचआर और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू कैसे ऐड करेंगी वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। एचआर वैल्यू ऐड करती है बाय कल्टीवेटिंग रेयर स्किल्स। आपके पास ऐसे हीरे किस्म के लोग हों कि लोग कहें यार फलाना टीचर के पास जो स्किल है ना वो पूरे मार्केट में किसी और के पास नहीं है, कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगी। इसी तरह फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वैल्यू ऐड करेगी? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ड्राइविंग बेटर डिसीजन। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आप अपने कस्टमर्स को बेहतर सपोर्ट कर सकेंगे, बेहतर गाइड कर सकेंगे, बेहतर सर्व कर सकेंगे। अगर हम इस टॉपिक का नाम पढ़ें तो हम एग्जैक्टली exactly कर क्या रहे हैं? इस टॉपिक का नाम है वैल्यू चेन। आपने एट द एंड मकसद क्या है? वैल्यू ऐड करनी है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कस्टमर्स को खुश करना है। तो कैसे खुश करेंगे, एक दफा फिर रिव्यू कर लेते हैं। दो कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है? 5 एक्टिविटीज हैं। एक दफा स्क्रीन की तरफ देखे बगैर मेरी आंखों में देख के इन 5 स्टेप्स को रिव्यू करें। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किधर स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कौन स्टोर करेगा। नंबर 2, ऑपरेशन, सामान आ गया, वेरी नाइस, इस सामान को फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करेगा, पकाएगा कौन, पैकिंग कौन करेगा, फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करेगा। नंबर 3, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, खाना तैयार है, कस्टमर्स को वेटर्स जो प्रोवाइड करेंगे कैसे करेंगे, क्या टेबल पे लाके खाना देंगे या घंटी बजा देंगे कि ऑर्डर नंबर 36 आके अपना खाना उठा के ले जाए, या होम डिलीवरी का सिस्टम होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आ गई नंबर 3 आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। फिर नंबर 4, मार्केटिंग। आप तीनों चीज़ें कर ली, चीज़ आ गई, चीज़ बन गई, चीज़ बिक गई, मार्केट करो, बताओ लोगों को कि हम बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते हैं। और नंबर 5, आफ्टर सेल सर्विसेज, के क्या इसके बाद भी आप कुछ करेंगे? क्या आप अपने कस्टमर से फ़ोन करके पूछेंगे कि सर आपने जिंगर खाया था, मज़ा आया कि नहीं, दोबारा ऑर्डर करेंगे? अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह भी अक्सर कॉल्स आती हैं कि भाई आपको बताएं कैसी सर्विस लगी। ये आपके पास होगी प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमने 5 देखी। क्या? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डिपार्ट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स पढ़े। बेंचमार्किंग, वो जॉनसन स्कूल्स के 6 स्टेप्स, और ये आपके पास वैल्यू चेन। अच्छा, आप जल्दी से होमवर्क देख लेते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और पेजेस नंबर कौन से हैं? पेज नंबर 132 से पेज नंबर 140। जी, जब नोट कर लें तो ओके बोल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।